राइट. सो टुडे वी वुड बी कवरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी है. सो ये रहा आपके चैप्टर 4 का मास्टर चार्ट. अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी इफ़ यू आर ऑनलाइन. कोई स्टूडेंट जुड़ जाए तो देन वी विल स्टार्ट. आई एम वेटिंग. अगर कोई आ जाए तो फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन पार्ट 2. Let me just check out once. Rohit Kumar has joined. Yes, Rohit, welcome. Okay, so now we can start. So we have स्टूडेंट्स आ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. राइट. तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो हमको आज करना है. फ्रॉम द लास्ट लेक्चर ग्रिड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन बचा है, बट क्योंकि आज जो है वो लेक्चर का स्टार्टिंग है तो मैं थोड़ा सा फ्रेश नया पार्ट स्टार्ट करूँगा. और जब हम लोग लेक्चर के एंड में जाएंगे तो वर्चुअलाइजेशन एंड ग्रिड कंप्यूटिंग की ग्रिड जो कंप्यूटिंग है उसको साथ ही साथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे. राइट. तो चलिए. हेलो रोहित. सो रोहित हैज जॉइन. सो चलिए बात करेंगे ई कॉमर्स की. सो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ई कॉमर्स? सो बेसिकली ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. जैसे पुराने ज़माने में फेस टू फेस फिजिकल कॉमर्स आज भी लोग करते हैं, बट नाउ इज़ द एज ऑफ ई कॉमर्स. मतलब वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना बिजनेस कर दो. दैट इज़ बेसिकली सिंपली कॉल्ड एज ई कॉमर्स. ठीक है. अब ई कॉमर्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स एग्जामिनेशन के एंगल से है उनको हम लोग फटाफट से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे. एग्जामिनेशन के एंगल से ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टिंग्विश है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. इसके भी जो पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल से है. अगर आप देखो तो यहाँ पे है पॉइंट्स फॉर कंपैरिजन ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स. तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको मैं बता दूं कि अगर एग्जामिनेशन में ये 4 मार्क के लाता है तो आपको 5 पॉइंट्स का डिस्टिंग्विश लिखना पड़ेगा. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इस तरह के टेबुलर फॉर्म में ही लिखो. ठीक है. चैट बॉक्स को हम लोग ओपन कर लेंगे ताकि जो हमको है स्टूडेंट्स का इनपुट आता रहे. राइट. नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फटाफट एग्जामिनेशन के एंगल से. तो वी आर अंडर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. अब बेनिफिट्स में वी हैव 3 parts: benefits for customer, benefits for e-commerce vendor and benefits to the government. Benefits for customer, benefits for the e-commerce seller, or we can say the e-commerce vendor, and next is the benefit for the government. As far as the customer is concerned, हमको e-commerce से क्या फ़ायदा है? तो सबसे पहला फ़ायदा हमको मिलता है कन्वीनियंस. हमको शॉपिंग करने के लिए फिजिकली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आप जो है अपने घर पे आराम से बैठ के शॉपिंग कर सकते हो, तो आपको कन्वीनियंस मिल गया. नेक्स्ट आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो हम इसको बोलेंगे वेरियस ऑप्शंस. व्हाई? बिकॉज जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, अगर आप स्टोर्स पे जाते हो तो आप एक दिन में 4 से 5 स्टोर्स घूम सकते हो, बट यही आप ऑनलाइन स्क्रोलिंग में हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हो. राइट. बालाजी लघुमन, प्लीज डू वीडियोज एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश ऑल्सो सर. ऑफिशियल हेमंत सिंह. ओके सर. अच्छा बालाजी, बहुत ही जल्द हम लोग जो है वो इंग्लिश में वीडियोस करने का सोच रहे हैं, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डू दैट, जब ये सारा कुछ एक बार खत्म हो जाए. राइट. सो वेरियस ऑप्शंस की हमने बात करी. टाइम सेविंग का क्या मतलब है? टाइम सेविंग का मतलब है कि क्योंकि जैसे ये ई कॉमर्स आपको कहीं से भी एक्सेसिबल है, सो बेसिकली क्या होता है कि आप घर बैठ के भी अपनी शॉपिंग को आराम से कर सकते हो. तो आपको जाने का टाइम नहीं है, मतलब आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद आराम से घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकते हो. तो टाइम सेविंग डिवाइस ऑलरेडी मौजूद है. ईजी टू फाइंड रिव्यूज. नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ईजी टू फाइंड रिव्यूज? वेन एवर यू डू शॉपिंग ऑनलाइन, अगर वहाँ पे आप देखो तो जो प्रोडक्ट होते हैं उसके नीचे जिस कस्टमर ने उसको बाय कर रखा है उसका क्या होता है, रिव्यू वहाँ पे होता है. तो आपको जो है वो इमीडिएट लाइव फीडबैक वहाँ पे मिल जाता है. नेक्स्ट, कूपन्स एंड डील्स. ई कॉमर्स हमेशा पे आपको कोई ना कोई 5% डिस्काउंट, कोई कार्ड पे डिस्काउंट चल रहा होता है, या आपको एक स्पेसिफिक जैसे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज एंड सो ऑन. सो बेसिकली जो टैक्सेस है, कूपन डील्स, वो हमेशा आपको मिलेंगे. नेक्स्ट, एनी टाइम एक्सेस. शॉपिंग कभी भी कर सकते हो आप.
रात को 2 बजे 3 बजे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट गो एंड शॉप ऑनलाइन एंड द प्रोडक्ट और जो उसका इंफॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल रहेगा। तो इफ़ यू कंपेयर दिस विद द ट्रेडिशनल कॉमर्स, वो उसका से स्पेसिफिक वर्किंग आ रहा है, यहाँ पे इट इज़ ऑनलाइन एनी टाइम 24/7 अवेलेबल। तो ये कुछ बेनिफिट्स है कस्टमर के एंगल से। अब बात करेंगे ई कॉमर्स वेंडर के एंगल से। सो व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स टू द ई कॉमर्स वेंडर। अगर हम सेलर की बात करें तो उसके लिए कुछ बेनिफिट्स की हम लोग बात करेंगे। इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। लेट अस से देयर इज अ सेलर फ्रॉम हैदराबाद, ही हैज लिस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ फ्लिपकार्ट। अप टिल नाउ हिज मार्केट वाज हैदराबाद, बट वंस ही हैज स्टार्टेड लिस्टिंग ऑन फ्लिपकार्ट, ऑल ओवर इंडिया market base has increased. So basically increase in the customer base. Next, recurring payment made easy. So basically क्या होता है कि आपका जो पेमेंट साइकिल है वो ई कॉमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा घट जाता है। सेलर के लिए एक और बेनिफिट क्या है, ईजी एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स। ये देखिए, वेयर इज द पॉइंट, ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स। वाई? कस्टमर बेस बढ़ गया। पहले जो आदमी हैदराबाद में काम कर रहा था, नाउ he can sell whatever products he want all over India, तो easy entry into the new markets. Next, efficiency improvement due to, see, seller need not set up his physical store to sell online. तो जो उसका capital cost है, जो उसका marketing cost है, that is being taken care by Flipkart. तो basically जो उसको efficiency मिलेगी, जो उसको पैसों में saving मिलेगी, वो क्या होगा, basically कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है और उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बेचे जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? रिडक्शन इन कॉस्ट, अनदर सेम। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, सी इन केस ऑफ मॉल्स व्हाट हैपन्स इज दैट पीपल जस्ट गो टू मॉल फॉर डूइंग विंडो शॉपिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स, सो विंडो शॉपिंग में क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है उसका बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद होता है कस्टमर को सर्विस देने में। बट हो सकता है कि वो कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करे या ना करे। बट यही अगर हम लोग ई कॉमर्स की बात करेंगे तो जो वेंडर है उसका टाइम वेस्ट नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर बायर को बाय करना है तो वो बाय कर लेगा, इससे सेलर का जो है वो टाइम वेस्टेज नहीं होता, तो टाइम की भी काफ़ी टाइम एंड कॉस्ट की सेविंग होती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है सेलर के एंगल से। कस्टमर के बेनिफिट्स, सेलर के बेनिफिट्स। अब बात करेंगे गवर्नमेंट को मिलने वाले बेनिफिट्स। सर व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट गवर्नमेंट कैन गेट? क्या ई कॉमर्स के वजह से गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट मिलेंगे? तो द आंसर इज यस। बेसिकली क्या बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को मिल सकते बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स? सबसे बड़ा बेनिफिट जो गवर्नमेंट को मिलेगा बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स इज दैट ड्यू टू ई कॉमर्स ऑल द ट्रांजैक्शन विल नाउ बी रूटेड थ्रू बैंकिंग चैनल। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली आपको करप्शन से फाइट करने में हेल्प करेगा। ब्लैक इकोनॉमी नहीं रहेगी। नॉर्मली इन केस ऑफ ई कॉमर्स इन वेस्टर्न कंट्रीज द पेमेंट हैज टू बी कंपल्सरीली डन ऑनलाइन, बट इन इंडिया देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी बिकॉज इंडिया में लोगों का भरोसे का प्रॉब्लम है। सो बट ठीक है जो भी है, बट ई कॉमर्स की वजह से क्या हो रहा है, सारे लोग बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करेंगे और जब बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो इकोनॉमी में पैसा है वो वाइट पेपर पे आएगा। तो करप्शन को फाइट करने में गवर्नमेंट की हेल्प कौन कर रहा है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट बेनिफिट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ ई कॉमर्स, ड्यू टू ई कॉमर्स क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन होता है एंड व्हेन देयर इज मोर यूज ऑफ डिजिटाइजेशन एनवायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे इन केस ऑफ फ्लिपकार्ट दे डू नॉट डिलीवर द इनवॉइस इन हार्ड कॉपी नाउअडेज, दे डिलीवर द इनवॉइस ऑन ईमेल्स अंडर द गो ग्रीन पॉलिसी। तो बेसिकली एनवायरमेंट को भी फायदा हो रहा है और जब एनवायरमेंट को फायदा हो रहा है तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट को भी इसका फायदा हो रहा है, राइट। तो ये है कुछ आपके बेनिफिट्स इन ई कॉमर्स, बेनिफिट्स टू कस्टमर, बेनिफिट्स टू सेलर एंड बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। अब एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? सो दे वुड बी पुटिंग अ प्लेन क्वेश्चन एज टू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। सो एज अ स्टूडेंट व्हाट यू नीड और व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज under the benefits to the customer write 2-3 points, under benefits to the seller write 2-3 points and under the government you have only 2 points, so write those. So ऐसा करके आपका मिनिमम 6 to 7 मार्क्स का जो है वो आंसर, 7 पॉइंट्स का जो आंसर है वो रेडी हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स वाला आंसर। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल। नाउ हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, बट इसमें अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ई शॉप्स, ई मॉल, ई ऑक्शंस, सारा कुछ जो फिजिकल में होता था अब वही डिजिटल में होगा। अभी अगर हम लोग ई मॉल की बात करें, सो यू मस्ट हैव विजिटेड वेरियस मॉल्स इन द सिटीज। उसी तरह का मॉल डिजिटल फॉर्म है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पेटीएम मॉल, जहाँ पे जो अलग अलग सेलर है वो अपने आके वहाँ पे
प्रोडक्ट्स को बेचेंगे और उसका कमीशन कौन अर्न करेगा? पेटीएम मॉल. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ई मॉल्स. ई शॉप इज नथिंग बट अ प्लेन ई कॉमर्स. ई शॉप इज नथिंग बट अ प्लेन ई कॉमर्स ऑन एन इन्वेंट्री मॉडल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ई ऑक्शंस जहां पे बिडिंग होती है, बिडिंग बोली लगती है, वो था फिजिकल वर्ल्ड. अब आप ई ऑक्शन से भी क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस वगैरह की चीजें हो जाती है. पोर्टल्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है यूट्यूब का. तो बेसिकली पोर्टल्स क्या है, जो आपको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती है जहाँ पे आप जाके उसकी सर्विसेज को ले सकते हो. तो इवन यूट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ दैट. बायर एग्रीगेटर, देखिए आपको आईसीआई ने एग्जांपल दिया ही है, जोमैटो. वर्चुअल कम्युनिटीज, what do you understand by the term virtual community? A specific group of people forming a common portal for doing business is called as a virtual community. We can take the example that sir foundation का नवंबर 2020 कब स्टार्ट होगा? डियर हेमंत सिंह, ये फाउंडेशन का क्वेश्चन आप जो है आप हमको बाद में मैसेज करके पूछ लेना. अभी आपका चल रहा है ये इंटरमीडिएट के EIS का रिवीजन. So I won't be able to answer your question on the foundation as of now, right? Next, virtual communities की हम लोग बात करते तो I would be giving an example of like, see, let us take an example कि जो all the jewelers है इंडिया में, उन्होंने सोचा कि चलिए हम हमारा एक कॉमन पोर्टल बनाते और उसी पोर्टल पे सिर्फ ज्वेलरी होगी सेल, बट उस पर सेलर जो है वो पूरे ज्वेलर है इंडिया के. तो वो क्या बन जाएगी? वर्चुअल कम्युनिटी. सिंपल. ई मार्केटिंग, ई प्रोक्योरमेंट, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो indiamart.com. होलसेलर वालों का भी होता है ई कॉमर्स. जैसा अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात करो तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, बट बिजनेस टू बिजनेस जो होलसेल मार्केट है उनका जो ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट. एंड ऑल्सो यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. सो नाउ ऑल योर ई कॉमर्स मॉडल्स बीइंग डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स: बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर. तो उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो गया है. अब सर एग्जामिनेशन के एंगल से आपको इसमें से पढ़ना क्या जरूरी है? एग्जामिनेशन के एंगल से इसकी एक बार रीडिंग आपको करना जरूरी है. व्हाई? बिकॉज इस पे MCQ आपको आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज थियोरी वाइज क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो बहुत कम है, बिकॉज इस चैप्टर में बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि दिन पे थियोरी क्वेश्चन आएगा. बट एज फार योर MCQ इज कंसर्न, इस पार्ट से MCQ आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है. तो इसको 1 से 2 बार मिनिमम रीडिंग आपके लिए जरूरी है. गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ई कॉमर्स इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन ई कॉमर्स. सो आपके सबके सामने स्क्रीन है. यूजर, ई कॉमर्स वेंडर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, वेब पोर्टल एंड द पेमेंट गेटवे. नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूजर? यूजर मतलब कस्टमर. I am a user of e-commerce, you are a user of e-commerce, so even we are a part of this e-commerce ecosystem. अगर हम नहीं रहेंगे तो ये ई-कॉमर्स के वेंडर प्रोडक्ट किसको सेल करेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट. तो बस इतना एक्सप्लेनेशन है. ई-कॉमर्स वेंडर, इसको स्टार मार्क करिए. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर कमिंग एग्जामिनेशन. व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू ई-कॉमर्स वेंडर अंडर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ई-कॉमर्स? सेलर के रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. लेट मी जस्ट रब ऑल ऑफ दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली. चलिए, सो लेट अस कम टू द फर्स्ट 4 पॉइंट्स. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयरहाउस ऑपरेशन, शिपिंग एंड रिटर्न्स एंड ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आप जानते हो. प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर को डिलीवरी एंड उसका पूरा फीडबैक. दिस कंप्लीट साइकिल इज अंडर व्हाट? आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो एक ई कॉमर्स वेंडर को इवन ही हैज टू बी हैविंग हिज आई ऑन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज वेल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेयरहाउस ऑपरेशंस. वेयरहाउस ऑपरेशन का मतलब है गोडाउन के ऑपरेशंस. जब सेल वगैरह होता है फ्लिपकार्ट पे तो जो सेलर है उसको अपने गोडाउन में उतना स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज इन केस ऑफ सेल हजारों ऑर्डर्स एक साथ आती है तो उतना फास्ट शिपिंग भी होना चाहिए. तो वेयरहाउस ऑपरेशन में क्या आएगा? आने वाली ऑर्डर्स को प्रॉपर प्रोसेस करके उसको इंटेंडेड कस्टमर को डिलीवर करना इज अ पार्ट ऑफ वेयरहाउस ऑपरेशन. शिपिंग एंड रिटर्न्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये आपको दिखाई देता है वहाँ पे. वेन एवर यू गो टू एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, प्रोडक्ट के नेम के नीचे वहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपको दिखाई देता है जब आप एंटर करते हो अपना पिन कोड.
सो वो वहाँ पे होता है. एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स? नॉर्मली इन केस ऑफ ई कॉमर्स वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स. मतलब आप कोई भी जो है, अगर आप ऑनलाइन चीज़ बाय करते हो तो बेसिकली उसके जो है वो रिटर्न पॉलिसी होती है. तो मतलब अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो नॉर्मली आपको 30 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है. इन केस ऑफ अपैरल्स कंपनी लाइक मिंत्रा एंड ऑल, उनके पास 15 to 20 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है. तो जो भी कुछ है आपका, आपको उसको प्रोडक्ट के साथ डिस्प्ले करना पड़ेगा. नेक्स्ट, ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले. व्हाट इज प्रोडक्ट डिस्प्ले? आपको कैसे प्रोडक्ट के इमेजेस दिखाई देते हैं ऑन द ई कॉमर्स पोर्टल, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस. कैटलॉग मैनेजमेंट, जैसे अगर आपको शूज बाय करने हैं या फिर अगर आपको ये माउस बाय करना है तो इसकी बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एंगल से फोटो आपको वहाँ पे दिखाई देगी वेबसाइट पे. वाई? बिकॉज कस्टमर इज नॉट एबल टू वॉच दैट प्रोडक्ट फिजिकली, तो उसको एटलीस्ट प्रॉपरली आप उसको डिजिटली प्रेजेंट तो करो. सो इवन दैट इज अ पार्ट अंडर ई कॉमर्स वेंडर. तो ये थे आपके फर्स्ट 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट, मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, शोरूम एंड ऑफलाइन प्रेजेंस, डिफरेंट ऑर्डरिंग मोड्स. व्हाट इज मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स? सम सेलर्स में कीप सम व्हाट यू कैन से कैशबैक ऑफर्स. जैसे वो बोल सकते कि अगर आपने स्टेट बैंक के कार्ड से बाय किया तो इंस्टेंट 5% डिस्काउंट मिलेगा. अगर आपने HDFC के इससे बैंक किया तो आपको नेक्स्ट परचेज पे 10% मिलेगा. तो ये क्या होता है? मार्केटिंग के फंडे होते हैं. बेसिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिपीट कस्टमर बनाने के लिए कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो ब्रांड रन करती है. नेक्स्ट, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज. वी कैन टेक हियर द एग्जाम्पल ऑफ lenskart.com. बेसिकली lenskart.com क्या करता है? उसका ऑनलाइन स्टोर भी है एंड उसके ऑफलाइन स्टोर्स भी है इन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, ऑल द मेट्रो सिटीज. lenskart.com हैज़ फिजिकल स्टोर ऑल्सो. तो अगर कोई सेलर है तो वो ई कॉमर्स पे भी बेच सकता है और अपना एक अलग से जो है वो फिजिकल स्टोर भी खोल सकता है. तो उसको हम लोग बोलेंगे शोरूम प्रेजेंस. डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स. ऑनलाइन ही होता है, बट इन केस ऑफ इंडिया ऑनलाइन पेमेंट लोग नहीं करते, दे प्रीफर कैश ऑन डिलीवरी. सो इवन कैश ऑन डिलीवरी इज अ मोड ऑफ ऑर्डरिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इन इंडिया में. एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज द लैक ऑफ ट्रस्ट. पीपल डोंट ट्रस्ट सेलर्स. So even the seller needs to provide some type of options to the people that you can make payment online, and in case you lack interest, you take cash on delivery. You pay when you take the products in your hand. That is an option. Next बड़ा important point है guarantee, privacy and security. Now what is the meaning of the term guarantee? कोई भी प्रोडक्ट पे जो वारंटी गारंटी होती है, अगर उस प्रोडक्ट पे कोई वारंटी गारंटी है तो सेलर को वो वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा. जैसे अगर मैं बात करूँ इस माउस की, तो अभी ये जो लॉजिटेक का माउस है इस पे नॉर्मली कोई गारंटी वारंटी नहीं होती. बट अगर आप HP का लैपटॉप, लिनोवो का लैपटॉप, ऐसा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो तो वहाँ पे लिखा होता है 1 year मैन्युफैक्चरर वारंटी, 6 months वारंटी ऑन एक्सेसरीज. तो जो भी आपकी वारंटी पॉलिसी है, गारंटी पॉलिसी है, वो प्रोडक्ट के साथ उधर डिस्प्ले करना चाहिए. नेक्स्ट, प्राइवेसी पॉलिसी. अब ये बात करेंगे फ्लिपकार्ट के साइट की. जैसे कि आप जो है वो फ्लिपकार्ट पे क्या करते हो, अपना पर्सनल डेटा देते हो, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंड ऑल. सो ये जो आपका डेटा है जो ई कॉमर्स वेंडर के पास है, इसको उसने प्राइवेट रखना चाहिए. तो इसके लिए उसने क्या पॉलिसी बनाई है ये उसने डिस्प्ले करना चाहिए. अगर आप जाके फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को नीचे पूरा स्क्रॉल करके देखो तो वहाँ पे होगी प्राइवेसी पॉलिसी. सो बेसिकली फ्लिपकार्ट टेल्स यू दैट whatever your personal data is with us, it is safe and secure. So that is the privacy policy. And last is security. It is related to online payments. It is related to online payments. So what is under this? Basically whenever you make an online payment, the customer may think that fraud may happen with him. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते वक्त आपके साथ हैकिंग हो सकती है, आपका पैसा कहीं जा सकता है, ऐसा आपको लगता है. बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या करेगा, आपको बताएगा कि आपके ऑनलाइन पेमेंट हमने पूरी तरीके से सिक्योर कर रखा है. हम उसको बोलेंगे पेमेंट गेटवे. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे का मतलब होता है कि जब भी आपको ऑनलाइन किसी से पेमेंट लेना है, यू नीड अ सिक्योरिटी टनल थ्रू विच दैट पेमेंट विल कम. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑनलाइन और वी कैन से पेमेंट गेटवे, राइट. सो ये पेमेंट गेटवे है और ये सिक्योर है, ऐसा कौन बताएगा? ई कॉमर्स वेंडर आपको बताएगा. तो अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन की वेबसाइट पे वापस से नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी. वहाँ पे जाके क्लिक करना, आपको पूरा की पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी है
फ्लिपकार्ट क्या करता है सिक्योरिटी के रिलेटेड, अमेजॉन क्या कर रहा है सिक्योरिटी के रिलेटेड, ये आपको पूरा की पूरा वेबसाइट पे वहां पे दिख जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको आराम से करते रहना, राइट। सो ये है आपके सेलर के रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स इज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। सी विदाउट टेक्नोलॉजी एन ई कॉमर्स कंपनी कैन नॉट वर्क। Without technology, an e-commerce company literally cannot work. So under the technology infrastructure, what points will come? So see, we are under tech infrastructure of e-commerce. अब इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहला बेसिक आएगा कंप्यूटर्स, सर्वर्स, डेटाबेस एक्सेट्रा। लगेंगे क्या आपको? आप इमेजिन करो, आप फ्लिपकार्ट हो या अमेजॉन हो, आपका बिजनेस ही ऑनलाइन है, मतलब आप सारा के सारा कंप्यूटर से बिजनेस कर रहे हो, तो द बेसिक सर्वर्स, डेटाबेस, ऑल द कंप्यूटर्स आर अ पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पार्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट पार्ट इज मोबाइल एप्लीकेशन। ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया हैव देयर ओन मोबाइल एप्लीकेशन। तो बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको एक सेपरेट आईटी सेटअप लगाना पड़ता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। For your website, you need a separate IT setup to manage it, and for managing the mobile platforms or mobile application, you need to have a separate IT setup. तो उस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जो भी IT setup लगेगा, even that would be the part of your what you can say IT infrastructure related to e-commerce. We have a question from पूजा कुमारी, सर इसका की रिवीजन क्लास अपलोड कर दो जून के लिए। अगेन इसका स्टूडेंट्स हैव कम टू द इंटर के क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 2 chapters are remaining, right? Chapter number 2 and chapter number 6, which I would be uploading in the mid-May or something, right? Next, mobile application is also part. Next part is digital library. Digital library. Sir, what do you understand by the term digital library? What is the meaning of the term library? Library is a place where you keep the resources which are reusable. I am again repeating. Library is a place where you keep the resources which are reusable. So basically, what is a digital library? A digital library is a place where you keep digital resources which are reusable. Sir, what are the kinds of digital resources that are reusable? Logo is a digital resource. Specific color scheme of your website is a digital resource. The font of the text on your website is a digital resource. Images of the product on your website is also a digital resource. So इस काइंड के जो भी डिजिटल रिसोर्सेस है उसका एक डिजिटल लाइब्रेरी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको स्टार मार्क करना, एमसीक्यू के एंगल से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा घुमा के आईसीआई ने पूछे हुए। नेक्स्ट वी हैव डेटा इंटरचेंज, और वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI. Now, what do you understand by the concept of EDI? EDI is a concept where it says that when one computer sends the data to another computer, it has to follow certain rules related to security of the data, so that data when transferred from one computer another, it goes smoothly, it goes without leakage, and it goes in a secure manner. That concept is called like the concept of electronic data interchange. तो क्या ये आपके ई कॉमर्स के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा? तो द आंसर इज यस। नेक्स्ट, यू वुड बी नीडिंग इंटरनेट कनेक्शन। यू वुड बी नीडिंग इंटरनेट ना। विदाउट इंटरनेट पॉसिबल है क्या? विदाउट इंटरनेट फिर आप फ्लिपकार्ट को कैसे एक्सेस करोगे, या फ्लिपकार्ट आपको प्रोडक्ट विदाउट इंटरनेट कैसे डिस्प्ले करेगा? सो इवन इंटरनेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ई कॉमर्स के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर आपका क्या बोलना है, ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग खुद का इंटरनेट बनाते हैं क्या? दो द आंसर इज नो। मनमीत पात्रो हैज जॉइन। हाय मनमीत, वेलकम। काफी लेट हो गए आज आप, चलिए कोई बात नहीं। सो बेसिकली इंटरनेट जो है, इट इज अ जायंट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज अ जायंट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट, आपको सिर्फ उसको यूज करना है। बट इवन दैट इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज द ई कॉमर्स इज कंसर्न। तो कुछ इतने सारे पॉइंट्स है आपके टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। नेक्स्ट यू हैव वेब पोर्टल। अच्छा चलिए हम लोग नोट्स पे ही जाएंगे। नेक्स्ट यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब पोर्टल। वेबसाइट लगेगा क्या ई कॉमर्स में? विदाउट वेबसाइट बिजनेस कैसे होगा? ये आपकी दुकान है, यही तो आपका शॉप है, तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, पेमेंट गेटवे।
पेमेंट गेटवे क्या होता है सर, ये हाल ही में मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, तो द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। कोई बात नहीं मनमीत, आ गए हो, बस ध्यान देते रहो। नेक्स्ट वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेटवर्क? इन चैप्टर नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी सीन नेटवर्क इज नथिंग बट अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स फॉर इंटरचेंज ऑफ डेटा। कंप्यूटर की दुनिया में व्हाट इज अ नेटवर्क? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा। So what do you think, whether in case of e-commerce you also require the network connection? So the answer is yes. So यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर में दो टाइप के आर्किटेक्चर की स्टडी है आपके लिए, एक है 2 tier आर्किटेक्चर और एक है आपका 3 tier आर्किटेक्चर। लेट अस फर्स्ट कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर। ऐसे ये एज यू कैन जस्ट सी फ्रॉम दिस डायग्राम, इन केस ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर यू हैव 2 tiers. First is the presentation tier and next is the database tier. What is exactly a network architecture? It is basically how you have divided your process of data exchange. What is network architecture? It is basically how you have divided the process and the flow of data of your transactions. तो in case of 2 tier there are only 2 parts as the name suggests. एक है आपका presentation tier और जो दूसरा है वो आपका database tier है। तो बेसिकली इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन ये 2 tier में क्या होता है कि जो कस्टमर के सामने होता है वो होता है प्रेजेंटेशन टियर। इसी प्रेजेंटेशन टियर में आपके बिजनेस का एप्लीकेशन है, आपके बिजनेस की वेबसाइट है, और जो कस्टमर को दिखता है वो क्या है, प्रेजेंटेशन टियर। और जहाँ पे कस्टमर का डेटा, उसके ट्रांजैक्शन, आपके गुड्स के रिलेटेड डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, हम उसको बोलेंगे डेटाबेस टियर। सो बेसिकली इस नेटवर्क स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, कस्टमर के साथ इंटरैक्शन वाला जो टियर है उसको अलग रखा और उसका डेटा स्टोरेज के लिए आपने एक अलग से मशीन या सर्वर लगाया, उसको हम लोग बोलेंगे डेटाबेस टियर। अब ये था आपका 2 tier आर्किटेक्चर। अगर हम लोग 2 tier आर्किटेक्चर को देखें तो इसको सेटअप करना बहुत सिंपल है, इसको मेंटेन भी करना बहुत सिंपल है, और ये बहुत ज़्यादा सस्ता है एज कंपेयर टू द 3 tier आर्किटेक्चर। बिकॉज इन केस ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर, मैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बाद में आऊँगा, पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। In case of 3 tier architecture, as you can see from the diagram, or let me just draw a good diagram for all of you. In case of 3 tier architecture, यहाँ पे क्या होगा, this would be the presentation tier, this would be the application tier and this would be the database tier. तो अगर मैं फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लूँ तो उसकी वेबसाइट वुड बी ऑन द प्रेजेंटेशन टियर। नेक्स्ट इज द बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक क्या होता है सर, हाउ यू इंटरैक्ट विद द बिजनेस, जैसे प्रोडक्ट को परचेज करना, प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड करना, प्रोडक्ट को आपके दोस्त के साथ शेयर करना फॉर टेकिंग द रिव्यूज, फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करना, उनको ईमेल करना, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस लॉजिक। तो ये आएगा आपके एप्लीकेशन टियर पे, तो इसके लिए सेपरेट आपने मशीन लगा दी। और लास्ट है आपका डेटाबेस टियर। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, डेटाबेस। सर किसका डेटाबेस रहेगा, कस्टमर का डेटा, सेलर का डेटा, फ्लिपकार्ट का खुद का डेटा, सारा डेटा रहेगा एक मशीन पे। तो बेसिकली आपने 3 अलग अलग टाइप की मशीन्स लगा दी। प्रेजेंटेशन टियर इज वेयर द flipkart.com इज सिटिंग, एप्लीकेशन टियर इज द नेक्स्ट स्टेप वेयर द कस्टमर गोज एंड डू द ट्रांजैक्शन विथ फ्लिपकार्ट। इट मे बी एनी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश ऑन डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट, सर्फिंग कर रहा है, विशलिस्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, अपने ऑर्डर को ट्रैक कर रहा है, जो भी कुछ है वो सारा कुछ एप्लीकेशन टियर पे आएगा। डेटाबेस टियर में क्या आएगा, सारा के सारा डेटा यहाँ पे रहेगा। तो अगर आप 3 tier आर्किटेक्चर को देखो, सो दिस इज मोर कॉस्टली एज कंपेयर टू 2 tier। 2 tier में 2 ही मशीन्स का खर्चा, यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मशीन्स लगानी पड़ रही है। बट अगर आप सिक्योरिटी के एंगल से देखो तो 2 tier के हिसाब से 3 tier आर्किटेक्चर इज मोर सिक्योर। 3 tier आर्किटेक्चर इज मोर सिक्योर बिकॉज इन केस ऑफ हैकिंग की शुरुआत कहाँ से होगी, वेबसाइट से होगी। तो जब आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट वगैरह हैक हो रही है, तो व्हाट द पीपल एट द फ्लिपकार्ट वुड बी डूइंग, दे विल कट ऑफ द कनेक्शन टू द डेटाबेस। इन सब में सबसे क्रिटिकल टियर कौन सा है, डेटाबेस टियर। तो अगर आप देखो इन केस ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर, द डेटाबेस टियर इज एट द बैक, उसके पहले आगे 2 लेयर अलग अलग है। तो आपको इन 2 लेयर को पार करते आओगे तब तक तो ये लोग डेटाबेस टियर को बाहर निकाल के उसको सिक्योर कर लेंगे। तो एज फार द डेटा सिक्योरिटी इज कंसर्न, 3 tier आर्किटेक्चर इज मोर गुड। फिर हम लोग ट्रैफिक हैंडलिंग की बात करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ गया तो 2 tier आर्किटेक्चर में क्या होगा, प्रेजेंटेशन से बाद में वो ज़्यादा की ज़्यादा ट्रैफिक डेटाबेस टियर पे आएगा एंड योर डेटाबेस कैन वॉक डाउन।
इट कैन गो अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस. बट इन केस ऑफ योर 3 tier आर्किटेक्चर, क्योंकि आपने प्रोसेस को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, तो आपका लोड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो एज फार एज द परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी इज कंसर्न, वी आर गिविंग अ थम्स अप टू द 3 tier आर्किटेक्चर. बात करेंगे मेंटेनेंस की. मेंटेनेंस की अगर बात करो तो 2 tier आर्किटेक्चर को मेंटेन करने का खर्चा कम आता है, और अगर आप 3 tier आर्किटेक्चर की बात करो, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है. फिर हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे. 2 tier आर्किटेक्चर को मेंटेन करना, मैनेज करना इज ईजी, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन मैनेज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर, राइट. सो देखिए, बातों ही बातों में डिस्कशन में हमने व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 2 tier एंड 3 tier यहाँ पे डिस्कशन में खत्म होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप लोग हमारे साथ हो? फटाफट से कमेंट करके बताइए. आई एम वेटिंग, जस्ट लेट मी नो. राइट, सो वी आर अगेन बैक. तो ये था आपका 2 tier आर्किटेक्चर एंड 3 tier आर्किटेक्चर. अब आपसे एक सवाल है, ये जो ई कॉमर्स वाले बंदे हैं या जो ई कॉमर्स कंपनीज है, दे विल मेक यूज ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर और 3 tier आर्किटेक्चर. 100% आंसर इज 3 tier आर्किटेक्चर. भले कॉस्ट ज़्यादा लगेगा बट फ्लेक्सिबल है, परफॉर्मेंस अच्छा है, ट्रैफिक हैंडलिंग इज गुड, सिक्योरिटी के एंगल से भी सही है. तो ऑल द ई कॉमर्स कंपनीज ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर 3 tier आर्किटेक्चर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? खत्म. तो चलिए नोट्स पे जाएंगे हम लोग वापस से. सो हियर आर द नोट्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द नेटवर्क आर्किटेक्चर अंडर ई कॉमर्स. नाउ विच आर्किटेक्चर इज यूज्ड बाय ई कॉमर्स? तो द आंसर इज 3 tier आर्किटेक्चर. नेक्स्ट, e-commerce architecture wide internet and m-commerce architecture wide internet are nothing but the diagrams. उन्हीं डायग्राम्स के नीचे जो हमने चर्चा करी है कि एप्लीकेशन टीयर पे क्या आएगा, प्रेजेंटेशन टीयर पे क्या आएगा, डेटाबेस टीयर पे क्या आएगा, तो बस एक एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. हम लोग आगे बढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर ई कॉमर्स रिस्क एंड कंट्रोल इन ई कॉमर्स. नाउ व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क इन ई कॉमर्स? क्या लगता है आपको? कुछ रिस्क होंगी क्या ई कॉमर्स में? सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इन ई कॉमर्स. सो बेसिकली यहाँ पे जो पॉइंट्स है इनको हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. रिस्क रिलेटेड टू कस्टमर एंड योर रिस्क रिलेटेड टू द ई कॉमर्स के सेलर. अगर हम कस्टमर के एंगल से सोचे तो ई कॉमर्स में क्या रिस्क है? सबसे पहले आपको गुड्स फिजिकली इन्वेस्टिगेट करने को नहीं मिलता. नेक्स्ट, आपको गुड्स डैमेज कंडीशन में मिल सकता है, आपको लेट डिलीवरी मिल सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप जब क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हो तो हो सकता है कि आपका डेटा किसी हैकर के पास चला जाए. आप जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी ई कॉमर्स कंपनी को देते हो सकता है वो पब्लिक में एक्सपोज हो जाए. तो ये कुछ टाइप की रिस्क है आपके कस्टमर के एंगल से. अब कुछ टाइप की रिस्क आपके सेलर के एंगल से. कौन सी टाइप की रिस्क होगी? तो सबसे पहले आती है रिस्क द प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी. एनोनिमस का मतलब होता है कि जो आइडेंटिफाइड नहीं है, फेक परचेस हो सकता है, तो इसमें सेलर का नुकसान है. उसके बाद हैकर से अटैक हो सकता है, तो फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वो हैक हो सकती है. नेक्स्ट टाइप की जो रिस्क है जो सेलर के एंगल से है वो है ऑडिट ट्रेल का ना होना. हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में देखा हुआ है कि ऑडिट ट्रेल क्या होता है. कोई भी ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट एंड इनिशिएशन पॉइंट, अगर इन बीच के सारे स्टेप्स विजिबल है तो हम बोलेंगे ऑडिट ट्रेल है, बट अगर विजिबल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ऑडिट ट्रेल नहीं है. तो इन केस ऑफ ई कॉमर्स क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है तो बेसिकली देयर इज अ लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल. तो ये एक टाइप की रिस्क होती है ई कॉमर्स में एज फार एज द सेलर इज कंसर्न. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क फॉर सेलर इज रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस वर्ड को सुना हुआ है, रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप देखो इन केस ऑफ ई कॉमर्स जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो कैश ऑन डिलीवरी, अगर वो बंदा आपके सामने घर पे आ गया लेके डिलीवरी, तभी भी आप उसको मना कर सकते हो. मीन्स द फ्रीडम इज गिवन टू द कस्टमर दैट ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज ही वांट्स. तो बेसिकली ये आपको कन्वीनियंस दिया गया है, बट अगर आप सेलर के एंगल से सोचो तो ये उसके लिए नुकसानदायक है, बिकॉज उसको पूरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग गया, पैकिंग मटेरियल का पूरा खर्चा लग गया और आपने तो नहीं बोल दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो
एनी टाइम रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ रिस्क फॉर सेलर अंडर ई कॉमर्स। तो देखिए इतनी सारी टाइप की जो रिस्क है हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, कस्टमर के रिलेटेड रिस्क और सेलर के रिलेटेड रिस्क। यस, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट अंडर ई कॉमर्स इज कंट्रोल। नेक्स्ट पार्ट अंडर ई कॉमर्स इज कंट्रोल। अब जो कंट्रोल वाला पार्ट है उसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले तो कंट्रोल क्यों लगाना है, उसके बाद कंट्रोल कौन लगाएगा, और लास्ट में कंट्रोल कैसे लगेंगे। अब कंट्रोल क्या होता है ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी चैप्टर 4 कर रहे हैं, तो चैप्टर 3 का नॉलेज बेस तो आपके पास है ही। तो व्हाट इज कंट्रोल? इट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म विच हेल्प्स यू टू कीप योर सिस्टम सिक्योर, right? So under control we have to see three answers. First is why to implement control, who will implement control, and how the control will be implemented. Sir, which types of controls will be implemented? Sorry, for that you have to go to chapter 3, that is application control, managerial control, general logical access control. कंट्रोल सारा कुछ चैप्टर 3 में दिया हुआ है। यहाँ पे हमको बेसिक एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कंट्रोल कौन लगाएगा, कंट्रोल क्यों लगाएंगे, और कंट्रोल कैसे लगाओगे, कौन सा कंट्रोल लगाओगे, चैप्टर 3 आपको बताएगा, राइट? सो वी आर ऑन द फर्स्ट आंसर अबाउट व्हाई वी वांट टू इंप्लीमेंट कंट्रोल। सो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप देखो तो पहले 4 पॉइंट्स में प्रिवेंट चार चीजें हमको प्रिवेंट करनी है। क्या? कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस, इनकरेक्ट decision making, loss of computer hardware and personnel, high cost of computer error. Now what do you understand by the term of cost of data loss? अगर आपने कंट्रोल नहीं लगाया तो आपका डेटा लीक हो सकता है, जिसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। सो उसको बचाने के लिए कंट्रोल लगाओगे। नेक्स्ट, इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आपके सिस्टम्स में कंट्रोल प्रॉपर नहीं लगा है तो वो जो डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है उसमें से जो रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, और गलत रिपोर्ट के बेसिस पे गलत डिसीजन मेकिंग होगी। इसका भी नुकसान ई कॉमर्स कंपनी को होगा। तो इससे बचने के लिए क्या लगाओ? कंट्रोल लगाओ। नेक्स्ट, प्रिवेंट द लॉस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सो ऑन। सी, इन केस ऑफ ई कॉमर्स कुछ लोग आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो चिंदी चोर के जैसे होते हैं। लैपटॉप उठा के ले गए घर, हार्ड डिस्क चोरी कर ली, पेन ड्राइव चोरी कर ली, लैन वायर जो लैन केबल को चोरी कर लिया। तो ये सब बचाने के लिए आपको कंट्रोल लगाना है, राइट? और लास्ट में दिख रहा है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर एरर। अगर आप सिस्टम को सिक्योर नहीं रखोगे तो वायरस आ सकता है, और अगर वायरस आएगा तो पूरा की पूरा जो डेटा है वो करप्ट हो जाएगा, और डेटा करप्ट हो गया तो बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये चार चीजों को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या लगाओगे? कंट्रोल लगाओगे। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स, सेफगार्डिंग फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस एंड इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। हमको कंट्रोल अगर जो है वो हमेशा लगाना होता है, बिकॉज वी वांट CIA ऑफ डेटा, दैट इज confidentiality, integrity and availability, and also we want to safeguard our assets from unauthorized access. Sir, what is an unauthorized access? Hacker is an unauthorized access, right? अगर मैं फ्लिपकार्ट के सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ विदाउट परमिशन तो मैं हो जाता हूँ अनऑथोराइज्ड यूजर। तो ऐसे यूजर से बचाने के लिए हमको लगाने होते हैं कंट्रोल। लास्ट के 2 पॉइंट्स है, हमको दोनों चाहिए, दोनों पॉइंट्स या फिर दोनों बेनिफिट हमको चाहिए सिस्टम से। आपकी सिस्टम में इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए और इफिशिएंसी भी होनी चाहिए। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी? सी, टू स्टडी वेल एंड टू पास इन CA एग्जामिनेशन यू हैव टू मेक गुड स्टडी प्लान। तो अगर आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा बना है एग्जामिनेशन के हिसाब से तो हम बोलेंगे इफेक्टिव प्लानिंग आपने करी है। अब उस टाइम टेबल को आप कैसे डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हो, दैट हैज समथिंग टू डू विथ इफिशिएंसी, करेक्ट? तो ये होता है इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। तो हमको सिस्टम में दोनों चीजें चाहिए, इफेक्टिवनेस भी चाहिए और इफिशिएंसी भी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा भाई? कंट्रोल लगाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। ये था कि कंट्रोल क्यों लगाना है। नाउ वी आर ऑन टू द आंसर ऑफ दैट हु विल इंप्लीमेंट द कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आंसर है हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंट्रोल कौन लगाएगा, इस आंसर को हमने जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट अस सी एंड लेट अस अंडरस्टैंड हु आर द पीपल हु विल कीप कंट्रोल इन ई कॉमर्स। मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज मेन पार्टीज, द नेक्स्ट पार्ट इज अदर पार्टीज। फर्स्ट set of people who need to implement control are user, seller, government.
तीन मेन पार्टीज कौन सी कि जिनको ई कॉमर्स पे कंट्रोल लगाना है, हम यूजर, ई कॉमर्स वेंडर या सेलर, और द थर्ड है वो क्या है, गवर्नमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टीज इज अदर पार्टीज. ऑल दिस अदर पार्टीज आर नथिंग बट द सर्विस प्रोवाइडर. देखिए क्या क्या पॉइंट्स है वहां पे, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला, एंड द पेमेंट गेटवे. मैंने बताया पेमेंट गेटवे क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेंस के लिए वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है पेमेंट गेटवे. तो बेसिकली ई कॉमर्स में अदर पार्टी में इन चारों को भी कंट्रोल लगाना है. कौन कौन? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर एंड पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर. तो हु आर द पार्टीज हु नीड टू इंप्लीमेंट कंट्रोल इन ई कॉमर्स? वी हैव टू पार्ट्स, मेन पार्टीज, अदर पार्टीज. हु आर द मेन पार्टीज? सेलर, कस्टमर और यूजर एंड द गवर्नमेंट. अदर पार्टी में सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर. कौन कौन आ रहा है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, और लास्ट में कौन दिख रहा है आपको? पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर. सिंपल. सो ये वो लोग हैं जिनको ई कॉमर्स में क्या करना है, कंट्रोल को लगाना है. अब आप कंट्रोल को लगाओगे कैसे? सो वी हैव सर्टन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑन टू हाउ यू विल इंप्लीमेंट कंट्रोल इन ई कॉमर्स. सर कौन से कंट्रोल लगाएंगे ये आपको चैप्टर 3 से पता चलेगा, जिसके ऑलरेडी हम रोल जो है वो रिवीजन कर चुके हैं. हाँ, कैसे कंट्रोल लगाओगे उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है. सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, एडुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द रिस्क. दिस इज रिस्क. लेट अस से फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट वर्क्स ऑन अ मार्केट प्लेस मॉडल. मतलब फ्लिपकार्ट खुद इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेगा, उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म को बनाया है. सेलर फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करते हैं और वहां से अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, एंड फ्लिपकार्ट अर्न्स द कमीशन. ये उनका बिजनेस मॉडल है. ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है, एजुकेटिंग पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क. तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपने सारे सेलर को एडुकेट करेगा, उनको अवेयर करवाएगा कि कौन से टाइप की रिस्क होती है ई कॉमर्स में, तो उससे आप बचने के लिए ये स्टेप्स करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस टू द पार्टिसिपेंट्स. जैसे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया, सबको पहले अवेयरनेस करवाई, जनता कर्फ्यू करवाया, फिर बहुत बार आके जो है वो पूरे इंडिया को उन्होंने संबोधन किया कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो एडुकेटिंग द पार्टिसिपेंट इज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू इट्स कस्टमर्स. नेक्स्ट पार्ट होता है कि अब ई कॉमर्स कंपनी क्या करेगा, जो उसके कस्टमर है उसको भी बताएगा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, और उस रिस्क से बचने के लिए हमने क्या क्या कंट्रोल्स लगाए. तो जो नहीं हमने पॉइंट्स देखे थे, प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सारे के सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिखी होती है. सो इवन दैट इज अ स्टेप ऑन हाउ यू विल इंप्लीमेंट कंट्रोल. तो फर्स्ट पार्ट में पार्टिसिपेंट्स को एजुकेट किया, नेक्स्ट पार्ट में कस्टमर को अवेयरनेस फैलाई. नेक्स्ट, एंश्योर कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड्स. इन केस ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, लेट अस से आपने और हमने मिलकर एक नया ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट किया जिसका नाम है aflatun.com. हमने एक नया कंपनी चालू किया aflatun.com. नाउ वी आर न्यू टू द ई कॉमर्स इंडस्ट्री. तो बेसिकली हो सकता है कि हमको ये नहीं पता कि व्हाट आर द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स वी नीड टू इंप्लीमेंट. तो हमको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट कौन है, अभी इंडिया में सबसे बेस्ट कौन है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील. तो इन्होंने जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड लगाए हैं उसी टाइप के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हम लगाएंगे. ये है आपकी थर्ड स्टेप, एंश्योर कंप्लायंस विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. और लास्ट, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन. इंट्रूजन का मतलब होता है अनऑथोराइज एक्सेस. तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आपको सिर्फ टर्म्स यहाँ पे दिए और उनका मीनिंग आपको समझाया गया है. वायरस क्या होते हैं ये तो हम जानते ही है. वायरस इज नथिंग बट अ मैलिशियस कोड दैट विल डिसरप्ट योर डेटा. हैकर, अनदर unauthorized person who is hacking your website or your database just to cause nuisance to you. Passwords, regular software updates and sensitive data. पासवर्ड होने चाहिए जो कि प्रोटेक्टेड होने चाहिए. रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का मतलब है कि आपके ई कॉमर्स कंपनी का जो टेक्नोलॉजी वो रेगुलरली अपडेटेड होना चाहिए. जैसे फेसबुक में अपडेट आता है, व्हाट्सएप में अपडेट आता है, तो अगर आप अपडेट के डिटेल्स में जाके पढ़ोगे तो कई बार वहां पे लिखा होता है सिक्योरिटी पैचेस. सो ये वही है. सेंसिटिव डेटा, कस्टमर का डेटा, सेलर का डेटा सेंसिटिव है तो इसको प्रोटेक्शन में रखना चाहिए. तो बेसिकली इंट्रूजन से आप कुछ इस हिसाब से बच सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? तो ये था कंट्रोल के रिलेटेड. कंट्रोल क्यों लगाना है, कंट्रोल कौन लगाएगा और कंट्रोल कैसे लगेंगे, ये तीन आंसर यहाँ पे खत्म होता है.
नाउ वी कम टू द साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन अंडर ई कॉमर्स। साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन अंडर ई कॉमर्स। सर जरा देखिए ये कुछ पॉइंट्स। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क इम्पैक्ट। अगर रिस्क मटेरियलाइज हो गई, मतलब हैकर ने वेबसाइट को हैक कर लिया या वायरस आपके सिस्टम में आ गया या आपका डेटाबेस जो भी है, कुछ गड़बड़ आपके आईटी सिस्टम्स में हो गई, तो आप पे दो तरह के इम्पैक्ट होंगे। एक होगा डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट। सर फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आपके आईटी सिस्टम्स खराब हो जाएंगी, तो हो सकता है कि आपका डेटाबेस उड़ जाए। आपका डेटाबेस उड़ गया तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे? सेलर का डेटा उड़ गया, कस्टमर का डेटा उड़ गया। आप इमेजिन करना फ्लिपकार्ट का डेटा उड़ गया कस्टमर का, तो फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करेगा? जो लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया वो बोलेंगे पैसे वापस दो, और कुछ चोर लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया रहेगा, वो फिर भी फ्लिपकार्ट को बोलेंगे कि पैसे वापस दो। ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इस हिसाब से कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट आप पे हो सकता है डायरेक्ट वाला। एंड व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट? अगर आपकी साइट खराब होती है, हैकिंग होती है, तो आपकी मार्केट में इमेज खराब हो जाएंगी, तो लोगों की अगर ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगी तो लोग जाएंगे जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर कोर्ट में जाके जो कस्टमर है फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट केस फाइल कर देंगे। तो ये हो गया आप पे इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट। तो बेसिकली जो ऑपरेशनल इंपैक्ट है वो आपके गुडविल को इफेक्ट करेगा। तो ये दो टाइप के हादसे आपके साथ हो सकते हैं। अब यहां पे कुछ बातें इन्होंने बताई है। IT risk to entities internal control as per SA 315. What is the name of the standard on auditing SA 315? फटाफट से बताएगा कौन? SA 315 का टाइटल क्या है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ सेकेंड, मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट इज द टाइटल ऑफ SA 315। आई एम वेटिंग, बताइए जल्दी जल्दी। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। अगर SA 315 का टाइटल तुमको नहीं पता है तो आज ही चुल्लू भर पानी में डूब मरो। राइट सर, आप ही बता दीजिए। रोहित कुमार बोल रहे सर आप ही बता दीजिए। भाई हम तो बताने ही वाले, बट हम चाहते हैं आप बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम की कमी है तो हम जो है वो आपको बता देंगे। SA 315 का टाइटल है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एक बार रिपीट करूंगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय आइडेंटिफाइंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ये नाम है आपका SA 315 का। तो ये जो SA 315 है ये क्या कहता है? ये इतने सारे पॉइंट्स आपसे कहता है। ये बेसिकली आपके ऑडिटिंग के सिलेबस में भी है, वहां पे आप जो पढ़ोगे और यहाँ पे जो पढ़ोगे ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये क्या कहता है? चलिए कुछ पॉइंट्स का एग्जांपल लेंगे और हम लोग फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला बोल रहा है रिलायंस ऑन सिस्टम्स और प्रोग्राम दैट आर इनकरेक्टली प्रोसेसिंग द डेटा। क्या रिस्क है? ये ऐसे क्या कहता है? ये ऐसे कहता है कि जब भी आप किसी एंटिटी को ऑडिट करने जाते हो, उसको असेस करने के लिए, उसके मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझने के लिए उस एंटिटी के एनवायरनमेंट को पहले समझिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो एंटिटी, हमारे एग्जांपल में एंटिटी कौन है? ई कॉमर्स, बिकॉज हम लोग ई कॉमर्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो वो जो ई कॉमर्स वाली एंटिटी है वो ऐसे सिस्टम्स पे रिलाय करती है जो गलत डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो अगर वो गलत डेटा प्रोसेसिंग करते तो उनका डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो हे मिस्टर ऑडिटर, जाके उस हिसाब से आप चेकिंग करो। नेक्स्ट, अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा। ऐसा हो सकता है कि डेटा को अनऑथोराइज लोग एवे एक्सेस कर रहे, फ्रीली द डेटा इज बीन एक्सेस बाय एनी पर्सन, तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्या दिक्कत हो सकती है? फेलियर टू मेक, कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उतना डिस्कस करूंगा। फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू द सिस्टम्स और प्रोग्राम। अगर एक बार हैकिंग का अटेम्प्ट अगर फ्लिपकार्ट पे हो जाता है तो फ्लिपकार्ट ने अवेयर होकर क्या करना चाहिए? अपनी जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उसको टाइटन अप कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंडिचर करो सिक्योरिटी पे। तो क्या रिस्क है कि ये एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ये रिस्क है। तो ऑडिटर बाबा जाके चेक करो
कि वेदर जो खर्चा उन्होंने सिक्योरिटी पे करना चाहिए था वो उन्होंने करा है या नहीं करा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। वरुण ने यहाँ पे आंसर दिया, हमने उनकी कमेंट अभी देखी। आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेरी गुड वरुण। एप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन क्या होता है? जहाँ पे ऑटोमेशन चाहिए अगर वहाँ पे भी लोग अपनी टांग अड़ा रहे सो वो गलत है। जैसे इन केस ऑफ ई कॉमर्स 90% ऑफ द ऑर्डर्स आर बीइंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली, उसकी अकाउंटिंग बैकएंड में ऑटोमेटिकली हो जाती है, बट वहाँ भी अगर लोग अपना दिमाग लगा के कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो आपके एंटिटी में जो रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वो बढ़ जाती है। तो बेसिकली देखिए ये कुछ पॉइंट्स है जो एंटिटी में हो सकते हैं, सारे ही होंगे ऐसा नेसेसरी नहीं है बट हो सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्डाइज लिस्ट जो कि कहाँ दी हुई है आपके ऐसे 315 में। एक बार फिर से उसके टाइटल को मैं रिपीट करूंगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। तो ये था आपका ऑडिटिंग वाला पार्ट, थोड़ा सा ई कॉमर्स के रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट जो ई कॉमर्स में आ रहा है that is your guidelines related to e-commerce and some rules and regulation related to e-commerce. Coming to the guidelines related to e-commerce, so basically e-commerce को regulate करने के लिए जो guidelines दी है वो guidelines specific points के related है। तो we are on guidelines for e-commerce। तो आपकी जो guidelines है वो बिलिंग के related है। तो क्या guidelines है कि हर कस्टमर को बिल जाना चाहिए और बिलिंग में जो है वो प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए, तो ये गाइडलाइन है। उसके बाद प्रोडक्ट वारंटी गारंटी, वारंटी एंड गारंटी, अगर कोई प्रोडक्ट पे वारंटी गारंटी है तो वो प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। शिपिंग के रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है कि अगर जो भी आपका एस्टिमेटेड डेट ऑफ शिपिंग है या एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है, इसकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। क्या ये होती है नहीं होती है? 100% वहाँ पे दिखाई जाती है। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी जो है उसके रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है कि जो भी आपका मोड ऑफ डिलीवरी है उस डिलीवरी की ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर के पास जानी चाहिए, ऐसी गाइडलाइंस है। तो क्या ये आपको रियलिटी में देखने मिलता है? आंसर इज यस। रिटर्न्स, अगर कोई भी आपके ई कॉमर्स के प्रोडक्ट पे अगर कोई सेलर जो भी रिटर्न पॉलिसी होगी उसको क्लियर कट वहां पे डिफाइन करना चाहिए। अगर है तो उसको डिस्प्ले करो, अगर नहीं है तो डिस्प्ले मत करो, या फिर वहां पे क्लियरली लिख दो कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑन दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पेमेंट। सर पेमेंट के रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है? तो अगर आप इंडिया की बात करें तो वी हैव टू टाइप ऑफ पेमेंट स्टाइल, एक होता है ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स और एक होता है हमारा सबका प्यारा दुलारा कैश ऑन डिलीवरी। तो इन केस ऑफ पेमेंट की क्या गाइडलाइंस है कि बेसिकली जो भी पेमेंट ऑप्शन कस्टमर को अवेलेबल है वो सारे के सारे वहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। होते ही नहीं होते आपके सामने, भीम यूपीआई से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, ईएमआई से पेमेंट करो, किसी मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करो, कैश ऑन डिलीवरी करो, नेट बैंकिंग से पेमेंट करो, जो भी लगता है, अगर जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो सारे के सारे वहाँ पे डिस्प्ले कर दो। तो ये सारे के सारे गाइडलाइंस आपके रिलेटेड टू ई कॉमर्स ऑन दीज पॉइंट्स। कमिंग नेक्स्ट, अब ये है कमर्शियल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। तो सर क्या बेसिकली हमको एग्जामिनेशन में इतने एक्ट्स को लर्न करना है क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना क्या लगता है आपको, इतनी सारी एक्ट आपको लर्न करना है क्या एग्जामिनेशन के एंगल से? वी आर नॉट इन अ रेगुलर क्लास, वी आर ऑन अ रिवीजन पार्ट, तो हम लोग वही रिवीजन करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बताइए आपको एग्जामिनेशन के एंगल से सारा लर्न करना जरूरी है क्या? कौन बताएगा? मैं आपका जो है वो व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं, क्या लगता है आपको सारे के सारा लर्न करना जरूरी है क्या? प्लीज टेल मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि हमको समझ में आए। सो द आंसर इज नो, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो बेसिकली एक ई कॉमर्स कंपनी को इतने सारे एक्ट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। वरुण का आंसर सही है और इस सही जवाब के लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट कौन बनेगा करोड़पति, ये चल रहा है आपका ई कॉमर्स का रिवीजन। आई नो काफी पैथेटिक सा जो तक बच जाने दीजिए। बात करेंगे ई कॉमर्स की, तो बेसिकली आपको यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये लोग क्या कर सकते हैं, इस पे एमसीक्यू बना सकते हैं कि इसमें से बताइए कौन कौन सी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो इनमें से कोई भी 3 एक्ट का नाम दे देंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा कि उसका नाम यहाँ पे नहीं होगा, तो उसको आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, बस याद रखना है
सी देखिए लॉजिकली सोचिए, एक ई कॉमर्स कंपनी इनकम अर्न करती तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, गुड्स और सर्विसेज को वो सप्लाई करती तो जीएसटी एप्लीकेबल है, कंज्यूमर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है तो कंज्यूमर कोर्ट वाला जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है। उसके बाद ई कॉमर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो फेमा एफडीवाई जो वाले जो एप्लीकेशन जो एक्ट है वो एप्लीकेबल है। फैक्ट्रीज एक्ट का क्या मतलब है सर? फैक्ट्रीज एक्ट वहाँ एप्लीकेबल होती है जहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो फैक्ट्री एक्ट भी एप्लीकेबल है। करेक्ट। और कौन सा बच गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे बुजुर्ग एक्ट इंडिया का, ये भी एप्लीकेबल है। सर क्यों? सेलर, बायर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट टू सेल, सारा कुछ हो रहा है ना, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। सर ये एक्ट क्या कहता है कि इंडिया में कोई भी मोनोपोली नहीं बना सकता। एनी सेलर इन इंडिया और एनी ई कॉमर्स कंपनी और इट मे बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू कैनॉट क्रिएट अ मोनोपोली इन द इंडियन मार्केट एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो क्या कॉम्पिटिशन एक्ट भी इधर एप्लीकेबल होगा? तो द आंसर इज यस। फेमा का मतलब क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैंने आपको बताया कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसके रिलेटेड ये एक्ट एप्लीकेबल ई कॉमर्स कंपनीज को हो जाएगा। आप ये बात जानते ही हो सर। रोहित जायसवाल, हाय रोहित, लेट आए काफी आप, कोई बात नहीं। नाउ जो पहले देखे वो थे जनरल लॉज, नाउ वी कम टू द स्पेशल लॉज रिलेटेड टू ई कॉमर्स। व्हाट आर द स्पेशल लॉज? ओहो, आईटी एक्ट 2000, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है सर, ये बात ही पूरी आईटी सिस्टम्स की हो रही है तो आईटी एक्ट तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द मदर ऑफ ऑल बैंक्स। सर आरबीआई ई कॉमर्स को एप्लीकेबल क्यों होगा? ऑनलाइन पेमेंट्स की बात हो रही है ना, तो आपको जो ऑनलाइन पेमेंट में जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, आपको ओटीपी आएगा, वो जो सारी चीज़ें होती है, आपको एक रिसीट जनरेट होनी चाहिए, आपको जो पैसे आपके अकाउंट से डेबिट होता है उसका मैसेज आपको आना चाहिए, ये सारा किसने बोला है? ये सारा आरबीआई ने डिफाइन किया है। तो इनडायरेक्टली आरबीआई का रूल भी आपको एप्लीकेबल होता है। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स, दैट इज आईटी एक्ट एंड आरबीआई। अभी आपके साथ आईसीआई कैसे खेल सकता है? जनरल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स एंड स्पेशल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। तो आपको क्या करना है? वर्ड्स पे ध्यान देना है। जनरल लॉज की बात आएंगी तो जो पीछे पड़ा वो आएगा। स्पेशल लॉज में दो ही है, आरबीआई वाला एंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सिंपल, बहुत सिंपल। तो ये था सारा के सारा ई कॉमर्स, यहाँ पे खत्म होता है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑन विच वी आर गोइंग आर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। आई होप स्ट्रीमिंग क्वालिटी बहुत सही जा रही है, इंटरनेट कनेक्शन इज गुड टुडे। कमेंट करके बताइए वेदर द वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इज गोइंग प्रॉपर। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सही आ रही है, स्ट्रीमिंग इज गोइंग गुड। Just let me know in the comment section so that we get to know exactly what we are doing, whether it is happening properly. Right. कभी कभी रुकता है. Varun is saying yes, the streaming is good. Okay. So now we are on to the concept of digital payments. In case of digital payments, we have two parts: traditional methods and new methods. In case of digital payments, मतलब क्या? Online payments. So we have two parts: traditional methods and new methods. Under the we will first go to the traditional methods. ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या क्या आ रहा है? ई वॉलेट, पेटीएम का वॉलेट एंड सो ऑन, वो आ रहा है आपका ई वॉलेट। कार्ड्स में दोनों टाइप के कार्ड आ रहे हैं। कौन कौन से सर? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। आई डोंट थिंक आपको इससे कुछ अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत है। डेबिट कार्ड मतलब आपका एटीएम कार्ड, अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो उतना आप स्पेंडिंग कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड क्या होता है सर? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन होता है, मतलब अगर पैसा नहीं भी है तो आप आज खर्चा कर लो, बाद में पेमेंट साइकिल पे जाके पेमेंट कर देना बैंक को। सो इट इज कार्ड पेमेंट, ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सिंपल। तो ये थे कुछ आपके डिजिटल पेमेंट्स ट्रेडिशनल वाले। ये काफ़ी सिंपल है, इसको मतलब इसके बारे में जानकारी तो आपको है ही। न्यू मेथड्स में क्या क्या आ रहा है? यूपीआई एप्लीकेशन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सर बेसिकली यूपीआई का हमने एग्जांपल आपके लिए लिया है यहाँ पे फोन पे, इवन भीम एप्लीकेशन यूपीआई पे है और बहुत सारे बैंक्स ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म्स बना लिए। तो बेसिकली यूपीआई एप्लीकेशंस क्या होता है? देखिए यूपीआई के लॉन्च के पहले जो बड़े ट्रांजैक्शन होते थे अबाउट 20,000, टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट 20,000, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन एनईएफटी आरटीजीएस से होते थे। बट व्हाट अबाउट व्हाट वाज द सिनेरियो कि जहां पे आपको किसी को 5 रुपये ट्रांसफर करने, 200 रुपये ट्रांसफर करने, तो फिर उस केस में आप एनईएफटी आरटीजीएस का इस्तेमाल नहीं करते थे।
बिकॉज उसके चार्जेस ही उस पेमेंट से ज़्यादा होते थे. सो देर वॉज नो सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट एज सच. देन आफ्टर डीमोनिटाइजेशन द इन्वेंशन ऑफ यूपीआई हैपेंड. दैट इज ये सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है स्मॉलर अमाउंट्स के रिलेटेड. तो छोटी से छोटी अमाउंट इमीडिएटली एक बैंक से दूसरे बैंक में आप मोबाइल नंबर के थ्रू और यूपीआई आईडी के थ्रू फटाक से ट्रांसफर कर सकते हो. सो दैट इज यूपीआई एप्लीकेशन. एग्जांपल इज फोन पे. इमीडिएट पेमेंट सर्विस. सर व्हाट इज आईएमपीएस? एनईएफटी का एडवांस वर्जन है. जब आपको किसी को एनईएफटी करनी होती है तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ता है, उसका बेनिफिशियरी क्रिएशन करना होता है. बेनिफिशियरी को क्रिएट करने के बाद आपको कुछ टाइम रुकना पड़ता है. लेट अस से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूनियन बैंक द बेनिफिशियरी को क्रिएट करने के बाद 24 आवर्स के बाद आप पेमेंट कर सकते हो. बट इन केस ऑफ आईएमपीएस आपने जैसे ही अपने रेसिपिएंट का नाम, नेम, मोबाइल नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर डाला, इमीडिएटली वो बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाता है और आप इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो. तो एनईएफटी का एडवांस वर्जन है आईएमपीएस. नेक्स्ट है मोबाइल एप्लीकेशन. देखिए भीम का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, सिंपल सी बात है. मोबाइल वॉलेट्स, अनदर नेम ऑफ ई वॉलेट्स. मोबाइल वॉलेट्स मोबीक्विक, पेटीएम, अमेजॉन पे वॉलेट, फोन पे का भी अपना वॉलेट है एंड सो ऑन. वो सारा कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा. कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, दैट इज आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. सर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? मेरे आधार कार्ड अगर मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है और आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो मैं अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ. हम इसको बोलेंगे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. सही में, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे जरूरत क्या है कि आपके आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक चाहिए, मतलब अपडेशन होना चाहिए, जो कि 90% होता भी है. मैं आपको बता दूं ये होता कैसे. अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके लोगो में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का लोगो दिख रहा है. तो बेसिकली होता क्या है, ये विलेज के लोगों के लिए है. लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन फ्रॉम विलेज, ही वांट्स टू ट्रांसफर मनी टू हिज फ्रेंड हु इज लिविंग इन अ मेट्रो सिटी. तो अब उस गांव में, उस विलेज में एक ही ब्रांच है. अब उसको ऑनलाइन पेमेंट का नॉलेज नहीं है, बट उसके पास उसका आधार कार्ड है और उसका अंगूठा भी है जो कि फिंगरप्रिंट का काम करेगा. तो ये बैंक में जाएगा. बैंक के वहाँ पे एक वो जो होता है ना स्वाइप मशीन, उस टाइप की एक मशीन वहाँ पे लगी होगी. उस मशीन के आगे एक छोटा सा फिंगरप्रिंट स्कैनर के रिलेटेड एक छोटा सा डिवाइस होगा. ये बंदा जाएगा वहाँ पे, अपने फिंगरप्रिंट से क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करेगा और उसको जितने पैसे ट्रांसफर करने हैं वो बैंक वाले को बताएगा. वो स्वाइप मशीन पे टाइप करेगा और अगर इसका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके आधार के ऑथेंटिकेशन की वजह से इसके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा और दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो अपडेट हो जाएगा. तो वहां पे बेसिकली 2 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, सेंडर का आधार नंबर और रिसीवर का आधार नंबर. ये कब पॉसिबल है? जब सेंडर और रिसीवर दोनों के आधार नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. बेसिकली विलेजेस के लिए है. नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. अभी ये जो हमने ऊपर पेमेंट्स की बात करी ना, ये सारे के सारे पेमेंट स्मार्टफोन से हो सकते हैं. मतलब ये मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स, सारे के सारों के आपके लिए आपको क्या लगता है, स्मार्टफोन. बट व्हाट अबाउट अगर आपके पास एक फीचर फोन हो? तो फीचर फोन क्या होता है सर? नोकिया 1100 बटन वाला फोन. क्या उस फोन से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो नाउ इट इज पॉसिबल बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. बेसिकली आपको क्या करना है, आपके मोबाइल पे इस नंबर को डायल करना है. जब भी आप इसको डायल करते हो, एक इमीडिएटली एक मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां पे आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. सर आप क्या क्या कर सकते हो? आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, लास्ट के 5 ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मिनी स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट, ये सारा की सारा, मोबाइल पिन को जनरेट करना, ये सारी चीज आप इस नंबर को अपने फोन से डायल करके भी कर सकते हो. अगर आपको ट्राई करना है तो अपने स्मार्टफोन पे इस नंबर को डायल कीजिए और देखिए डायल करके क्या ऑप्शन आएगा. सो इवन दिस इज द न्यू मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका डिजिटल पेमेंट्स वाला पार्ट. यहाँ पे एक आंसर बच गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. इजी एंड कन्वीनियंट, बहुत कन्वीनियंट है. एनी टाइम एनीवेयर यू कैन मेक द पेमेंट, पे और सेंड मनी एनीवेयर, अगेन कन्वीनियंस वाला पॉइंट है. डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, होता है ना कि अगर आपने अमेजॉन पे वॉलेट से जो है उसको पेमेंट किया तो इतना 120 का कैशबैक मिलेगा, फोन पे से पेमेंट किया तो 10% का रिवॉर्ड मिलेगा. तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंटिंग का फायदा भी मिलता है. कहाँ पे? यहाँ पे.
टैक्सेस की बात करेंगे तो आपके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 AD में लिखा हुआ है कि अगर आपने आपके प्रॉफिट्स के, जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, अगर आपने आपके टर्नओवर का 8% या उससे ज्यादा प्रॉफिट दिखाया तो आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 44 AD में। अभी रिसेंट अमेंडमेंट उसमें हुआ है, या नॉट रिसेंटली, लास्ट ईयर ही हो गया था, कि अगर आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो सेल्स है, वो पूरा की पूरा अगर डिजिटल मोड में आपको सेल मिला है, मतलब पूरा की पूरा रिसीट जो है वो डिजिटल मोड में है, तो यही 8% का 6% हो जाएगा। मतलब अब आपको प्रॉफिट कितना दिखाना है? सिर्फ 6%। तो देखिए टैक्सेस में भी आपको बेनिफिट मिल गया। नेक्स्ट इज रिटर्न रिकॉर्ड। जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे देखो एक रिमार्क्स का बॉक्स आता है। तो उस बॉक्स में आप क्या कर सकते हो? एक छोटा सा रेफरेंस लिख सकते हो कि ये पेमेंट किसके लिए। तो बेसिकली क्या होगा, जब ईयर एंड पे आप उस अकाउंट की अकाउंटिंग करोगे, उस बैंक स्टेटमेंट की अकाउंटिंग करोगे, तो यही रिमार्क्स आपको एज ए रिकॉर्ड पता चलेगा और उसके बेसिस पे अकाउंटिंग इजी हो जाएगी। ये बेनिफिट है आपके कौन से? डिजिटल पेमेंट्स की। अब देखिए ये अपने पॉइंट को जो है इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है ICAI, कह रहा है लेस रिस्की। ये बेनिफिट में है, ड्रॉबैक्स में बोलेंगे मोर रिस्क इज देयर। तो लेस रिस्की, मोर रिस्की, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ड्रॉबैक पे हम लोग आएंगे। डिफिकल्ट फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन। इमेजिन कीजिए आपके यूपी के गजोदर भैया को अगर इंटरनेट चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, उसको पता ही नहीं ऑनलाइन पेमेंट क्या है, तो उसके लिए ये जो डिजिटल पेमेंट है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जानते हो ना कहानी गजोदर भैया की? बस वही है। ओवर स्पेंडिंग। सर क्या होता है इन केस ऑफ डिजिटल पेमेंट? आपके पास रहने से ना आपको एक ज्यादा स्पेंडिंग की आदत लग जाती है। बिकॉज सी अगर आप कैश आपके साथ में ले जाओगे तो आप उतना ही खर्चा करोगे जितनी जेब में कैश है। सो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हो। बट क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपके सिर्फ हाथ में कार्ड है, तो कभी कभी ओवर स्पेंडिंग की आदत आपको लग जाती है। करा कार्ड को स्वैप, खटाखट पेमेंट, कार्ड को स्वैप किया, फटाफट पेमेंट हो रहा है। तो अगर आप फिजिकल कैश स्पेंडिंग एंड डिजिटल पेमेंट्स को कंपेयर करो तो दोनों में डिजिटल में ज्यादा जो है आपका पेमेंट हो जाता है। ओवर स्पेंडिंग की बुरी आदत आपको लग सकती है। तो भाई ये था आपका पूरा की पूरा डिजिटल पेमेंट्स के रिलेटेड। अब हमारा चैप्टर में से बस दो ही कॉन्सेप्ट बचे, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की दुनिया में जो चीज नहीं है बट लगती है कि वो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन से क्या क्या चीजें पॉसिबल है? आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। आप एक ही मशीन्स को सेवरल मशीन्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको बोलते हैं हाइपरवाइजर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपकी मशीन को अलग अलग हिस्सों में लॉजिकली डिवाइड करता है। तो एक ही सीपीयू में आप 3 टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम्स चला सकते हो। एक ही सीपीयू में विंडोज भी चल रहा है, एक ही सीपीयू में लिनक्स भी चल रहा है, एक ही सिस्टम में iOS भी चल रहा है। ये पॉसिबल है बिकॉज आपने अपने मशीन को वर्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो रियलिटी क्या है? मशीन एक है बट वर्चुअली वो 3 मशीन हो चुकी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। नाउ अंडर वर्चुअलाइजेशन वी हैव 3 पार्ट्स: हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा? जो मैंने आपको अभी बताया, एक ही सीपीयू के 3 पार्ट करना इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। जैसे आप जीमेल का सर्वर इस्तेमाल करते हो, आपको क्या लगता है आपके लिए सेपरेट सर्वर है क्या? वहां पे हो सकता है आपका, मेरा, मेरे दोस्त का, आपके दोस्तों का, हम सबका अकाउंट एक ही जीमेल के सर्वर पे है, बट हमको ऐसा लगता है कि हमारा अकाउंट के लिए अलग अलग सर्वर्स मेंटेन है। तो वर्चुअली हमको ऐसा लगता है बट इन रियलिटी देयर इज ओनली वन सर्वर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और ये पॉसिबल होता है बाय द सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज हाइपरवाइजर। तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो हाइपरवाइजर इज द टेक्निकल वर्ड विच द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर आंसर। नेक्स्ट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एक ही नेटवर्क को वर्चुअली 2 नेटवर्क्स में डिवाइड करना। एक ही नेटवर्क को वर्चुअली 2 नेटवर्क्स में डिवाइड करना ताकि यूजर को ऐसा लगे कि हमारे नेटवर्क सेपरेट है, बट एक्चुअली इन रियलिटी वो एक सिंगल नेटवर्क है। समझ में आ रहा है? सर नॉर्मली इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल इन केस ऑफ सीए ऑफिसेस में होता है। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अलग नेटवर्क वर्चुअली बना दिया, ऑडिटिंग के डिपार्टमेंट के लिए अलग नेटवर्क वर्चुअली बना दिया, बट इन रियलिटी ये सारे एक ही नेटवर्क से सर्वर से कनेक्टेड है। सर्वर से अगर आप देखोगे तो सारे डिपार्टमेंट एक्सेसिबल है,
बट अगर आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से देखोगे तो उनको सिर्फ उनका डिपार्टमेंट और सर्वर दिखता है, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं दिखता। वाई? एक ही जो नेटवर्क उसको वर्चुअली आपने डिवाइड कर दिया, सिंपल। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ये आपको आपके कंप्यूटर में देखने मिल जाएगा। बेसिकली आपके कंप्यूटर में एक ही हार्ड डिस्क है, बट उसके लॉजिकली 3 से 4 पार्ट आप बना सकते हो। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ड्राइव एक, उसके यूसेज अनेक, इसको बोलेंगे हम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। करेक्ट। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन? कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज है या फिर कहां कहां पे स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का यूज होता है? व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज? सर्वर कंसोलिडेशन, बहुत सारे फ्रैगमेंटेड सर्वर को एक साथ जोड़ के कंसोलिडेट करने में वर्चुअली कौन हेल्प करेगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। डिजास्टर रिकवरी, मैंने आपको बताया जब हम लोग बैंक का चैप्टर करेंगे नेक्स्ट, तब आपको बताऊंगा ही। डिजास्टर रिकवरी का मतलब होता है, अब बैंक का ही एग्जांपल ले लीजिए। बैंक क्योंकि फाइनेंशियल डेटा को हैंडल करता है तो उसको डेटाबेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करना होता है। इसके लिए बैंक क्या करता है, एक पैरेलल डेटाबेस क्रिएट करके रखता है, हम उसको बोलते हैं हॉट साइट। जो डेटा मेन डेटाबेस में, वैसा ही डेटाबेस आपके उस डेटाबेस पे भी होता है, और ये दोनों आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो जब कभी भी अगर मेन डेटाबेस खराब हो गया ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ऑटोमेटिकली कनेक्शन सारे शिफ्ट हो जाएंगे ऑल्टरनेट डेटाबेस पे, और वहां से हम डेटा को एक्सेस करेंगे और यूजर को ऐसा फील होगा कि कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, बट इन रियलिटी देयर आर 2 डिफरेंट सर्वर्स, राइट। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे भी आप वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। पोर्टेबल एप्लीकेशन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पोर्टेबल एप्लीकेशन? मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाके उसको जो है वो यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे टैली का एग्जांपल ले सकते हैं। टैली का जो सेटअप है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो आप एक पीसी से निकाल के पेन ड्राइव में किसी और जगह पे जाके उसको लगा सकते हो, या आप कह लो कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल आपको पेन ड्राइव में भी मिल जाएगी। वो पेन ड्राइव जहां पे भी आपको लेके जाओगे, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगी। सो बेसिकली दैट पेन ड्राइव इज एक्टिंग एज अ होस्ट, वर्चुअल होस्ट फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट बिकम्स अ पोर्टेबल एप्लीकेशन। पोर्टेबल वर्क स्पेसेस, सर क्लाउड कंप्यूटिंग, एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस करके आप अपने कामों को आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली क्या यूज हो रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कब किया जाता है? जरा इस डायग्राम को देखिए। बेसिकली एक फटाक से इमीडिएटली आपको समझा देता हूं कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। ग्रिड कंप्यूटिंग वो टेक्नोलॉजी है कि जहां से आप अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करके एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बना सकते हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई बड़े मेडिकल रिसर्च पे काम करना है, जैसे कि अभी ऑल ओवर जो है वो वर्ल्ड में चल रहा है कोरोना वायरस। अब इसका जो डिजीज है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं निकालूंगा इसके वैक्सीन का जो इन्वेंशन है वो मैं करूंगा, ऐसा मैंने सोचा है। अब देखिए ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वी डोंट नो, बट मुझे बताइए मेरे इस छोटे मोटे कंप्यूटर में मैं पूरे वर्ल्ड का डेटा का एनालिसिस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। इसमें ना ही उतनी प्रोसेसिंग पावर है और ना ही वो स्टोरेज स्पेस है, समझ रहे हो? तो इतने बड़े डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए मुझे तो सुपर कंप्यूटर लगेगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन, मैं जाके एक तो उसको बाजार से खरीदूं सुपर कंप्यूटर, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है, बिकॉज सिर्फ मेडिकल रिसर्च के लिए इतना बड़ा खर्चा करना इज नॉट फिजिबल। दूसरा तरीका, मैं क्या करूं कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के, अगर मैं उनको अपने इस कंप्यूटर से जोड़ दूं तो उनके वहां का डेटा, उनके वहां की प्रोसेसिंग पावर, उनके वहां का स्टोरेज पूरा की पूरा मुझे यहां से एक्सेसिबल हो जाएगा। तो मेरा ये छोटा मोटा प्यारा दुलारा कंप्यूटर एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बन जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है? ये कनेक्शन वगैरह करना ये नेटवर्क इंटरनेट से हो जाता है, और जो मैनेजमेंट है पूरा वो आप एक ग्रिड सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये है आपका बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है ग्रिड कंप्यूटिंग का। तो सर कनेक्शन कैसे करते? लेट अस से फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हो, आप यूएस में बैठे हो और मैं यहाँ पे वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना पीसी मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दो, तो मेरे मेन कंप्यूटर में ग्रिड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो कि ये सारे ग्रिड नेटवर्क को मैनेज करेगा, और इस ग्रिड सॉफ्टवेयर का छोटा कॉपी मैं आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर दूंगा, ताकि हम दोनों में कनेक्शन बना रहे, ताकि क्या हो, हम दोनों में जो है वो कनेक्शन बना रहे। तो बेसिकली मेन ग्रिड सॉफ्टवेयर सिट्स ऑन द मेन कंप्यूटर दैट इज हैंडलिंग ऑल द ग्रिड नेटवर्क,
और जो अलग अलग जो लोगों ने अपने कंप्यूटर ग्रिड नेटवर्क में जोड़ रखे हैं उनके पीसी पे भी ग्रिड सॉफ्टवेयर है, बट वो एक कॉपी है फॉर इंश्योरिंग द कनेक्शन। देखिए इस डायग्राम से आपको ओवरऑल आइडिया आ रहा है। तो कुछ इस हिसाब से होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे जो आंसर हमको करने वो क्या क्या है, रिसोर्सेस इन ग्रिड कंप्यूटिंग, बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग एंड द सिक्योरिटी पॉइंट्स अंडर ग्रिड कंप्यूटिंग। सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। मैंने बताया आपको कि मैं वर्ल्ड के सारे डॉक्टरों के जो है वो क्या ले लूंगा, उनके कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से जोड़ दूंगा। तो बेसिकली मैं उनके कौन कौन से रिसोर्सेस को इस्तेमाल करूंगा। हर कंप्यूटर में ना बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे अगर मैं आपके कंप्यूटर की बात करूं तो आपके कंप्यूटर का सीपीयू एक रिसोर्स है, आपके कंप्यूटर का स्टोरेज स्पेस एक रिसोर्स है, आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क लगा है वो एक रिसोर्स है, आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है वो एक रिसोर्स है, आपके कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर लगा है वो प्रिंटर भी एक रिसोर्स है। तो ये सारे रिसोर्सेस में से कौन से रिसोर्सेस को मैं एक्सेस कर पाऊंगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड, तो उसके रिलेटेड आंसर है ये वाला, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस अंडर ग्रिड। तो कौन कौन से, कंप्यूटेशन मतलब सीपीयू को आप जोड़ सकते हो, नेक्स्ट है स्टोरेज स्पेस को आप ले सकते हो, नेट कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क को भी आप ले सकते हो। मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड सो ऑन, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएंगे ग्रिड से ही, आई मीन उस रिसोर्स को भी आप यूज कर सकते हो। एंड ऑल्सो स्पेशल इक्विपमेंट्स लाइक यूएस के डॉक्टर के वहाँ पे उसकी एमआरआई सिटी स्कैन मशीन अगर उसके कंप्यूटर से जुड़ी है तो वहाँ के एमआरआई सिटी स्कैन मशीन को मैं यहाँ बैठे बैठे अपने कंप्यूटर से एनालाइज करूंगा। पेशेंट की बॉडी उधर स्कैन हो रही है बट उसका रिपोर्ट मेरे कंप्यूटर पे मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये हो गया रिसोर्स का इस्तेमाल करना ग्रिड में, स्पेशल इक्विपमेंट, कैपेसिटीज एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है क्या? मनमीत पात्रों का आंसर बराबर है, ग्रिड इज फॉर यूटिलाइजिंग द अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेस। यस करेक्ट। और यू कैन से आईटी कंपनी क्या कर सकती है, ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कब करती है, जब उनको उनके अनयूटिलाइज आईटी रिसोर्सेस को एक साथ यूटिलाइज करना है तब। जो एवी पड़े है, जो ऐसा मतलब जिसका यूज नहीं, आइडल सिस्टम्स पड़ी है, उनको जोड़ दो ग्रिड कंप्यूटिंग में, ये सिस्टम उसका जो आइडल कैपेसिटी उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, अनदर इंपॉर्टेंट आंसर फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, मेकिंग यूज ऑफ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेस। अभी हमने बात करी रिसोर्स बैलेंसिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसमें ग्रिड सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर कंप्यूटर ए का स्टोरेज फुलफिल हो गया फुल तो कंप्यूटर बी का स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर बी फुल हो गया तो कंप्यूटर सी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रिसोर्सेज को बैलेंस भी करता है। पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी, सुपर कंप्यूटर कब बोलते हैं, जब आपकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब अगर मेरे इस कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो मेरे पास जो लिनोवो का लैपटॉप है इसमें कोर i7 8 जनरेशन का सीपीयू लगा हुआ है, बट मुझे अगर कोरोना वायरस के डेटाबेस का एनालिसिस करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा सीपीयू चाहिए, 100 कोर 200 कोर नॉट क्रोर कोर का सीपीयू चाहिए। ये कैसे होगा, बाकी के जो ग्रिड कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं ना उनके सीपीयू की कैपेसिटी को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा ये 7 कोर 7000 कोर भी बन सकता है। सो पैरेलल सीपीयू कैपेसिटी। वर्चुअल रिसोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोलैबोरेशन, क्योंकि हम लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो हम लोग एक साथ बैठ के वर्चुअली कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। डॉक्टर जो है वहाँ से रिपोर्ट्स भेजेंगे, मैं यहाँ पे उसका एनालिसिस करके मेडिसिन पे टेस्ट करूँगा, मेरे जो इनपुट फीडबैक्स है मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, फिर वो अपने फीडबैक उस पर देंगे। ये आदान प्रदान नॉलेज का चलते रहेगा। एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास सिटी स्कैन मशीन नहीं है बट यूएसए में तो बैठा है ना सिटी स्कैन मशीन, तो उसका एक्सेस मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो एक्सेस टू एडिशनल रिसोर्सेज, एक्सेस टू एडिशनल स्टोरेज स्पेस, कुछ इस हिसाब से। और लास्ट है रिलायबिलिटी। देखिए ग्रिड नेटवर्क इज ऑलवेज रिलायबल, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है वहाँ पे, ग्रिड नेटवर्क इज ऑलवेज रिलायबल। आप इसको कह सकते हो रेसिलियंसी का फीचर, आप इसको बोल सकते हो रेसिलियंसी का फीचर। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया ना जब इतने सारे लोग एक साथ अपना कंप्यूटर रिसोर्सेस हमारे ग्रिड में योगदान देंगे तो उनके सारे रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि कोई डॉक्टर ए है वो सिर्फ अपना स्टोरेज स्पेस मुझे दे रहा है तो उसका सिर्फ स्टोरेज स्पेस एक्सेस करूंगा। कोई डॉक्टर बी है जो अपना स्टोरेज स्पेस अपना कंप्यूटर का पूरा रिसोर्सेस मुझे दे रहा है तो मैं उसका पूरा रिसोर्सेस करूंगा। तो ये होता है मैनेजमेंट। ऑल्सो नए नए डॉक्टर इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ेंगे ना, बिकॉज मैं नोबल कॉज के लिए काम कर रहा हूँ,
तो नए नए डॉक्टर मेरे साथ जुड़ेंगे तो उनके कंप्यूटर पे भी वो ग्रिड सॉफ्टवेयर का कॉपी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो ये कुछ बेनिफिट है आपके ग्रिड कंप्यूटिंग के, करेक्ट। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? देखिए ये कुछ एप्लीकेशन एरियाज है। सिविल इंजीनियर इसका इस्तेमाल करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इस्तेमाल करती है। सर इंश्योरेंस कंपनी कैसे इस्तेमाल करती है? बेटा इंश्योरेंस कंपनी के ना लाखों करोड़ों कस्टमर है पूरे इंडिया में, उन सब का पॉलिसी मेकिंग, उन सब के इंश्योरेंस क्लेम हैंडल करना, उसको प्रोसेस करना, इसके लिए आपको ग्रिड कंप्यूटिंग की नीड लगती है। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो बड़े एप्लीकेशंस होते हैं वो आपको ग्रिड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके आपको एप्लीकेशन देंगे यूज करने के लिए। डेवलपमेंट के लिए तो ग्रिड लगेगा ना। वर्कलोड मैनेजमेंट, ये देखिए ई बिजनेस वाले मतलब फ्लिपकार्ट अमेजॉन, बेसिकली फ्लिपकार्ट अमेजॉन आज की दुनिया में ग्रिड का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज आज की दुनिया में ग्रिड से भी ज्यादा पॉपुलर है क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। ग्रिड कंप्यूटिंग पापा है, क्लाउड कंप्यूटिंग बच्चा है, तो ज्यादा एडवांस कौन है? बच्चा की पापा, पापा की बच्चा, बच्चा ज्यादा एडवांस है। तो बेसिकली आज जो कंपनीज इस्तेमाल करती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है, बट पहले जो इस्तेमाल होता था वो ग्रिड होता था, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। मैंने बिड़ा उठाया यहाँ पे कि मैं कोरोना वायरस का जो है वो वैक्सीन ढूंढ के निकालूंगा, अब वो होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ये लार्ज स्केल साइंस प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किसका हो रहा है? ग्रिड कंप्यूटिंग का। एग्जामिनेशन के एंगल से बड़ा ही इंपॉर्टेंट आंसर एंड एक्सपेक्टेड इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, ग्रिड कंप्यूटिंग पे सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हैव 6 पॉइंट्स, बेसिकली यहाँ पे भी हैव 6 पॉइंट्स। सर व्हाट आर दोज पॉइंट्स? लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ग्रिड, सबसे पहले दिख रहा है सिंगल साइन ऑन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल, इंटरऑपरेबिलिटी विद द लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सिंगल साइन ऑन, मुझे बताइए जब भी आप फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करते हो, ऐसा होता है कि आपके साथ आपने लॉगिन किया, आपने किसी पे कमेंट किया, इमीडिएटली लॉग आउट हो गए, फिर आपने लॉगिन किया, फिर आपने किसी को लाइक किया, फिर लॉग आउट हो गए, फिर आपने लॉगिन किया, अपना स्टेटस अपडेट मारा, फिर लॉग आउट हो गए, फिर आपने लॉगिन किया, प्रोफाइल पिक को अपलोड किया और लॉग आउट हो गए। हर टाइप के सर्विस के लिए आप अलग अलग बार लॉगिन करते हो या एक ही लॉगिन में पूरी सर्विस हो जाती है? एक ही लॉगिन में पूरी सर्विस हो जाती है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में भी ऐसा फीचर होना चाहिए, तो ऐसा होता भी है, करेक्ट। अब बोलोगे सर ग्रिड कंप्यूटिंग में लॉगिन कौन करेगा? भैया मैं लॉगिन करूंगा, जो लोगों ने अपने कंप्यूटर मुझे दिए हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में, हम उनको बोलेंगे डोनर्स, वो भी तो अपना उनको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी तो उनकी सर्विसेज में ले पाऊंगा। तो एक ही लॉगिन में सारे रिसोर्सेज को मुझे एक्सेस करते आना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडेंशियल्स, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी विद लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन, अब वो जो यूएसए में डॉक्टर बैठा है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, उसने अपने कंप्यूटर में क्विक हील का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया उसके कंप्यूटर का लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन। अब मेरा तो ग्रिड वाला कंप्यूटर है, तो यहाँ पे एडवांस सिक्योरिटी लगाई है, तो मेरे कंप्यूटर की सिक्योरिटी और उसके कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो क्लैश हो सकती है, और अगर ये क्लैश हो गई तो हम आपस में डेटा को शेयर नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी का कंसर्न क्या कहता है कि उसका जो लोकल सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, हमारे एग्जांपल में वो क्विक हील है, उसको आप सही तरीके से कॉन्फ़िगर करो ताकि मेरा सिक्योरिटी सॉल्यूशन और उसका सिक्योरिटी सॉल्यूशन आपस में सिंक्रोनाइज हो जाए और पूरा डेटा आपस में प्रॉपर्ली शेयर होता रहे। नेक्स्ट, लास्ट के 3 पॉइंट है एक्सपोर्टेबिलिटी, सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन। एक्सपोर्टेबिलिटी का मतलब है आपका जो ग्रिड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, ग्रिड सॉफ्टवेयर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर हमको आसानी से लोगों को हमारे ग्रिड नेटवर्क में जोड़ते नहीं आएगा। तो उसकी एक्सपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के एंगल से। सपोर्ट फॉर सिक्योर ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग सब कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा चाहिए? इनक्रिप्टेड चाहिए। सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन, आपका जो ग्रिड सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल डिवाइसेस पे सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज हमको जितने ज़्यादा डिवाइसेस जोड़ते आएंगे हमको जोड़ते आना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। और भाई यहाँ पे सक्सेसफुली खत्म होता है आपके चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन। सो